आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसे कहा जाता है फ्री फॉल मोशन। क्या कहा जाता है? फ्री फॉल मोशन। अब नाम से क्लियर है स्टूडेंट, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जब अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को, अर्थ से कुछ ऊंचाई पर ले जाकर किसी ऑब्जेक्ट को जब छोड़ा जाता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ से किसी एच हाइट पर ले गए और इसके बाद में इसे छोड़ दिया जाएगा, तो जैसे ही छोड़ा जाएगा तो इसका किसी से कांटेक्ट नहीं रहेगा। ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा। ओके, और इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। स्पीड क्यों इंक्रीज होगी स्टूडेंट? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, इसके कारण इसका स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। जो एक्सेलरेशन वर्क करता है स्टूडेंट, जो इसकी स्पीड इंक्रीज करता है, उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के कारण लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स हम एक ही कंपैरिजन में जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी एच हाइट पर ले जाकर, मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर, मान लेते हैं ये बॉल है आपका, और कितनी हाइट पर ले गए हम इसे? एच हाइट पर। ओके, ये एच हाइट पर ले जाकर इस बॉल को छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ना फेंकना कुछ भी होगा, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा या रिलीज किया जाएगा, ओके, बिल्कुल इसे छोड़ा जा रहा है। ओके, इसे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया जा रहा है, इसे केवल हम रिलीज कर रहे हैं, यहां से छोड़ रहे हैं। इट मीन्स जब इसे छोड़ा जाता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जब हाथ में था तो रेस्ट में था, और जैसे इसे केवल छोड़ा गया तो रिलीज किया गया, इट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसे केवल रिलीज किया जाता है, यहां से रिलीज्ड, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और आप देखेंगे कि जब ये नीचे गिरेगा तो गिरते गिरते इसका स्पीड कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, और ये मान लेते कुछ फाइनल वेलोसिटी v से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के ऊपर। तो वेलोसिटी इनिशियल में 0 था, वेलोसिटी बढ़कर v हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हर ऑब्जेक्ट को जो कुछ हाइट पर होती है, उसकी सरफेस पर होती है, उसको उस फोर्स से क्या होता है? अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है। और जब भी फोर्स लगता है तब एक्सेलरेशन आता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन से फोर्स नहीं होता, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस एक्सेलरेशन के कारण किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी और वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई? v हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग हो, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसका स्पीड क्या होगा? कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं g, जिसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इस g की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। ओके, इस वैल्यू को भी देखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जब भी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है और वो फ्री फॉल होता है, इसे कहा जाता है फ्री फॉल मोशन। क्योंकि यहां पर जब इसे छोड़ा गया तो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है, और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, फ्री फॉल मोशन कहा जाता है। ठीक, ये भी समझ में आया। अब ध्यान रखिए g का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो g की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इस g की वैल्यू हम मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फिक्स होता है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, बट अप्रोक्सीमेटली इसे कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव के लिए मान लिया जाता है कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जी का डायरेक्शन क्या होगा? जी का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकें, छोड़ें, या नीचे से ऊपर फेंकें, तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो याद रखिए, जी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड। किधर? डाउनवर्ड, या फिर टुवर्ड द अर्थ, है ना, डाउनवर्ड या टुवर्ड द अर्थ ले जाती है। इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। ओके, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू को तभी लिया जाता है, इसके लिए कंडीशन याद रखिए। कंडीशन ये है कि ये जो हाइट होना चाहिए इस बॉल की अर्थ की सरफेस से,
अर्थ की सरफेस से इस बॉल की जो हाइट होना चाहिए, ये हाइट लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 6400 किलोमीटर। ओके, ये जो हाइट होना चाहिए 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। 5-10 किलोमीटर होगा तो चलेगा, ठीक है। तो हाइट, जिस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, ये हाइट 6400 किलोमीटर से कम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तभी हम जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम कर पाएंगे। और इस चैप्टर में सारी जो कैलकुलेशंस होगी, सारी प्रॉब्लम्स होगी, वो सारी प्रॉब्लम्स इसी कैटेगरी के अंदर आएगी कि जो हाइट होगी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होगी। क्योंकि जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो जी की वैल्यू भी वेरी करती है, जी की वैल्यू 9.8 नहीं रहेगी, जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसलिए अपन 5-10 किलोमीटर के लिए अप्रोक्स जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं। और ये 6400 किलोमीटर क्या है स्टूडेंट्स, ये 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में जो हाइट ली जाती है वेरी स्मॉल ली जाती है। तो आया समझ में स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को हमने देखा कि क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। कहीं कहीं प्रॉब्लम्स में इज फॉर कैलकुलेशन, इज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, जी की वैल्यू 10 ले ली जाती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके अंदर जी की वैल्यू को 10 ले लेंगे। 10 क्यों ली जाती है, इज फॉर कैलकुलेशन, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से। बट जी की वैल्यू 10 नहीं होती है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा, ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये है मोशन इन वन डायमेंशन का। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऐसा गिरता है तो भी उसका एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है। इस डायरेक्शन में अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट धीरे धीरे कम हो रहा है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल है। अगर वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है तो जो हमने इक्वेशंस निकाली थी, 3 इक्वेशंस निकाली थी, उन तीनों इक्वेशन को यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए उन्हीं इक्वेशंस का यूज किया जा सकता है। तो आइए उन इक्वेशंस के नए फॉर्म को देख लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं उन इक्वेशंस में, ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशंस हमारा पहला था v is equal to u plus at, where a is an acceleration, दूसरा s which is displacement, ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट है, ut plus half of acceleration into t square, last equation is v square is equal to initial velocity square plus 2 acceleration into displacement। ये तीनों इक्वेशन था, इन तीनों इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करते हैं, जहां जहां एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को अब एक ही प्लेस पर g से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह का मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा जाएगा वहां पर एक्सेलरेशन को एक की जगह क्या लिखा जाएगा, g लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक ही प्लेस पे g लिखेंगे। अब दूसरी बात है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और किस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देख लीजिए आप, हम क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। अगर अपवर्ड पॉजिटिव होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने से जस्ट पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और ये जो साइन कन्वेंशन है स्टूडेंट्स कि किस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, पूरी प्रॉब्लम के लिए इसी पर स्ट्रिक्ट रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एक इक्वेशन को इस साइन कन्वेंशन से कर लिया, अब उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब दूसरी इक्वेशन लगाना पड़ रही है तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे, नहीं। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक बार आपने साइन कन्वेंशन को तय कर लिया तो इसी के ऊपर क्या रहना है, आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस साइन कन्वेंशन को चूज करा, क्या है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, और जो जो क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। आइए इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं, मान लेते हैं v, u
एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने कहा एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा या माइनस जी होगा, प्लस जी होगा, माइनस जी होगा। क्यों माइनस जी होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, डाउनवर्ड होती है। तो ये वैल्यू कैसी होगी, माइनस जी लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, माइनस जी, क्योंकि इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस जी रखेंगे। ये बराबर यू माइनस जी टी, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा बना लेते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट रखेंगे हम, क्या रखेंगे, हाइट। और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर एच लिख रहे हैं, एच का मतलब हाइट नहीं होता, एच का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाता है, इनिशियल पोजीशन से मेजर किया जाता है, कि इनिशियल पोजीशन ये थी और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब एच की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एच हाइट नहीं है, यहाँ पर एच डिस्प्लेसमेंट है जो इनिशियल पोजीशन से मेजर किया जाता है, विच इज अगेन यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। एंड लास्ट वन इक्वेशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। एस की जगह में एच लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन को क्या किया स्टूडेंट्स, मॉडिफाई किया। आइए एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल या इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इससे आपको चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लीजिए अर्थ सरफेस है। ओके, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ की सरफेस से एक बॉल को, क्या है स्टूडेंट्स, ये एक बॉल है, इस बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर फेंकना है तो वेलोसिटी तो देना पड़ेगी ना आपको। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u, मान लेते हैं कितना वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, u मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर उछालते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस चीज को एनालाइज करना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका मोशन कैसा रहता है। ओके, देखिए ध्यान से, ये मार्क करें। ओके, इसको मैं ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करता हूं, रिटर्न हो जाता है। तो इसका पाथ कैसा रहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, जैसे इसको ऊपर फेंका जाता है तो इसका स्पीड धीरे धीरे घटने लगता है या बढ़ने लगता है, घटेगा। क्यों घटेगा, ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट चलता है वही उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो ये पेन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर है। और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कैसा लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो इसका स्पीड क्या होगा, घटेगा। लास्ट लेक्चर्स में हमने 3 केस लिए थे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसका स्पीड डिक्रीज होता है। तो वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन नीचे, तो इसका स्पीड घटने लगेगा। तो धीरे धीरे इसका स्पीड घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक पॉइंट पर अगर घट के स्पीड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। जिस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस पॉइंट से और ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, उस पॉइंट से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा। अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, आपका नीचे आ रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी क्या है स्टूडेंट, नीचे। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता तो इसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती, बढ़ने लगती, बढ़ने लगेगी और वापस जमीन पर आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह का प्रोसीजर होता है। आइए हम इसे यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जो मोशन होगा, इसका 1 डायमेंशनली मोशन होगा, ऐसे ऊपर जाएगा और लौट कर वापस इस तरह से जमीन पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। जी की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर जाते टाइम, और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये भी समझ में आया। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो जी की डायरेक्शन किधर होगी, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। जी ऑलवेज टुवर्ड द अर्थ सरफेस, जी की डायरेक्शन हमेशा अर्थ की सरफेस की तरफ होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, तो जी नीचे होगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो भी जी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड ही होगी। याद रखिए, जी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसका हाइट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, इसका कैपिटल H हाइट है। ये इसका मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल है।
इस पार्टिकल ने इतना मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, क्या इसके ऊपर गया? नहीं गया, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है, इस पॉइंट को याद रखिए। क्या मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन भी 0 होता है? आंसर है नो, अधिकतर पूछा जाता है। क्या मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है? यस, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है। क्या मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन भी 0 होता है? नहीं, मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। एक्सेलरेशन तभी भी लगेगा और उसको नीचे खींच के लाएगा वो। ओके, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, हमें ये पता लगाना है कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। दूसरा फाइंड करना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझे आप? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब फेंका और ऊपर से नीचे आया तो टोटल कितना टाइम लगा यहां से यहां तक, और पूरा इसकी पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, इसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। आइए पहले मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको, तो वापस इन तीनों इक्वेशन के ऊपर यूज करना है, हमें इन तीनों बेसिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है? ऑफ कोर्स क्या करें, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और नीचे वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करें अपन? कौन सा इक्वेशन लगाएं? ध्यान से देखिए, हाइट निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को, तो पहला इक्वेशन तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट की कहीं से कहीं तक नहीं आता है। दूसरा और थर्ड यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम थर्ड इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। क्यों? अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो आप इक्वेशन को लगाएंगे कोई 2 पॉइंट पर। ये जितने भी इक्वेशंस हैं ये किन्हीं 2 पॉइंट पर लगती हैं। जैसे मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इस पॉइंट को बोल देते हैं 1 पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को बोल देते, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा इसको बोल देते हैं 0.2, और जब वो मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आ गया तो इस पॉइंट को बोल देते हैं 0.3। तो हम 0.1 और 0.2 के ऊपर थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ओके, अप्लाई थर्ड इक्वेशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी, पहला पॉइंट और बिटवीन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन कहां पे लगा रहे हैं? किन पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं? बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं ना थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट पर देखिए अब ध्यान से, ये हमारा इक्वेशन है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, सारी वैल्यूज रखना है। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब कौन से फाइनल वेलोसिटी? जिस पॉइंट को आपने फाइनल पॉइंट माना है। 1 पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है, 2 पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है, क्योंकि आपने इसको एज्यूम करा है इनिशियल पॉइंट, इसको एज्यूम करा है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब 0.2 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो 0.2 के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो v की वैल्यू 0 रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है, और ये u तो है मगर प्लस u है माइनस u है, प्लस u है। इनिशियल वेलोसिटी u दिया था मतलब 1 पॉइंट पे, और u की डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन है जो कि पॉजिटिव माना है, तो प्लस u है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलिए g प्लस g है माइनस g है, माइनस g है, क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जे को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? h है, प्लस h है माइनस h है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट 1 से 2 की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो प्लस h है माइनस h, ऊपर की तरफ प्लस h, तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा प्लस h। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? इस तरह से विथ साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपर चीजें सब्स्टिट्यूट करना है, तभी आपका फाइनल आंसर सही आने वाला है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर u होगा, माइनस लगा देंगे क्योंकि a की वैल्यू माइनस जी है, 2g और s की वैल्यू h है। यहाँ से h निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। इस 2gh को उधर ले जाइए, तो ये 2gh, और राइट हैंड साइड में कितना बच गया? u स्क्वायर। हमें तो h की वैल्यू निकालना है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट आएगी,
ये वो हाइट है जिसे हमारे पार्टिकल ने अटेंड किया इस जर्नी के दौरान, ये वो मैक्सिमम हाइट है जिसे हमारे पार्टिकल ने अटेंड किया। तो डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जब इसको इनिशियल वेलोसिटी किससे किसी को पार्टिकल को फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u²/2g। ओके, सेकेंड में बढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अच्छा किन पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्वेशन लगाना पड़ेगा, पहले पॉइंट से स्टार्ट करा और थर्ड पॉइंट तक आया तो कितना टाइम लगा, मतलब पहला पॉइंट और तीसरे पॉइंट के बीच में इक्वेशन लगेगी, क्योंकि आपको पूरा टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, हम जब ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस कैलकुलेशन में ये मानकर कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, हवा नहीं है, ओके क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो एयर रेजिस्टेंस भी आता है, हवा का प्रतिरोध भी आता है, हवा भी किसी चीज को अपोज करती है उसके जाने के रास्ते में, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हवा नहीं है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि इस पार्टिकल को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इस पार्टिकल को 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक आने में लगेगा। तो आपके पास एक तरीका ये भी है कि आप 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा ये टाइम निकाल लीजिए और उस टाइम का डबल कर दीजिए तो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। या फिर डायरेक्ट तरीका है 0.1 और 0.3 के बीच में इक्वेशन लगाइए। तो अप्लाई, कौन सा इक्वेशन लगाएं, अप्लाई इक्वेशन कौन सा लगाएं, ध्यान से देखो 0.1 और 0.3 के बीच में लगाने का ये तरीका है कि 0.1 से स्टार्ट हुआ पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0, क्योंकि अप्लाई इक्वेशन बिटवीन किन पॉइंट के बीच में लगाना है, बिटवीन 0.1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में लगाना है, क्योंकि 1 और 3, 1 पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और 3 पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वहीं पर है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है ना। एक पार्टिकल ऐसा ऊपर गया फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया तो 1 पॉइंट और 3 पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। 1 पॉइंट पर भी यही था और 3 पॉइंट पर भी यही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हम इस कौन सी इक्वेशन लगा लेंगे यहाँ पर इक्वेशन लगा लेते हैं हम, सेकंड लगा लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 करना है, मतलब s की वैल्यू कितनी करना है, 0 करना है और टाइम निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम भी दे रखा है। थर्ड नहीं लगा पाएंगे क्योंकि थर्ड में टाइम की कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। सेकंड लगाते हैं, एस बराबर कितना होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज विद साइन रखना है। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वहीं पर है। सर्कल में होता था ना, ऐसे सर्कल में अगर एक पार्टिकल ऐसा चलना स्टार्ट करता है, ये उसका इनिशियल पॉइंट, ऐसा घूम फिर के वापस वहीं आ जाता तो फाइनल पॉइंट भी यहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, 0 होता था। उसी तरह का प्रोग्राम है, या वापस घूम के वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, अगेन प्लस यू, एक्सेलरेशन कितना है -g, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टी की वैल्यू निकाल लें, एस की वैल्यू रखें 0 0, यू एज इट इज, टी। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल टी से, ओके। टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल टी माइनस हाफ ऑफ, ये की वैल्यू कितनी है, जी -g टी स्क्वायर, ओके। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को उधर ले जाएं आप तो इधर हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू टी। एक टी से एक टी कैंसिल आउट तो टी की वैल्यू निकल जाएगी, टी बराबर 2 मल्टीप्लाई में आएगा 2u डिवाइडेड बाय जी, 2u डिवाइडेड बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया स्टूडेंट 2u बाई जी। इसको भी एज अ फॉर्मूला आप याद रखें, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u² बाय 2g, क्योंकि इन फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, यही फॉर्मूलेज होंगे वहां पर भी, ओके। सेम फॉर्मूलेज यूज आएंगे, ठीक है। याद रखिए u जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन में। यहाँ पर भी u किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, ठीक है। जब पार्टिकल, टाइम कितना है 2u बाई जी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मान लेते हैं टाइम कितना था, 0 था, ठीक है। और हमने एक चीज देख लिया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। मतलब यहाँ पर टाइम 0 था 0.1 पर, जब पार्टिकल ऊपर गया 0.2 पर तो टाइम हो चुका था u बाई जी, कितना हो चुका था, u बाई जी। और जो 0.2 से 0.3 पे आ गया तो टाइम हो चुका था 2u बाई जी। आ रहा है समझ में,
2u/g का आधा कितना होगा u/g, तो यहाँ से 0 था, फिर ऊपर गया u/g टाइम हो चुका था, फिर नीचे जाएगा तो वापस u/g जुड़ जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 2u/g। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कर दीजिए, मतलब u/g कर दीजिए, तो आपको वो टाइम भी मिल जाएगा जिस टाइम पर ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। आइए इसको राइट डाउन करिए, स्क्रीन को पोस्ट करिए, अच्छे से दोनों इक्वेशंस को डब्बे बनाइए, इनको पैक करिए, ठीक है। इन दोनों का एज अ फॉर्मूला याद रखिए। एक एग्जांपल करते हैं, इस एग्जांपल को डायरेक्ट आप बताएं कितना होगा बिना इक्वेशन लगाएं। आइए एक एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है। एक पार्टिकल है जिसे 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है। एक पार्टिकल है हमारा जिसे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो आपको मैक्सिमम हाइट बताना है और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। बताइए कितना होगा, कितनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा पार्टिकल और कितना टाइम लगेगा इस कंप्लीट जर्नी को करने में, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब आपको बेसिक इक्वेशन पे नहीं जाना है, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। एच क्या होगा u²/2g, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 10 है, ओके रख दें यहाँ पर u², 10 का स्क्वायर 100/2g, g की वैल्यू कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से कितने लेंगे हम 10 लेंगे, ओके 10, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5 मीटर। मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा स्टूडेंट से 5 मीटर की हाइट पर जाएगा ये पार्टिकल। टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम होता है 2u/g, u है वेलोसिटी 10, g की वैल्यू 10 गोस कैंसल आउट 2 सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड लगेगा। 2 सेकेंड का मतलब जब पार्टिकल को फेंका था तब मान लो टाइम 0 था, जब पार्टिकल उसकी मैक्सिमम हाइट पर चल गया तो टाइम हो गया 1 सेकेंड आधा, और जब पार्टिकल नीचे आया तो वापस 1 सेकेंड हो गया, मतलब टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया। आ रहा है समझ में आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यही है, आधा टाइम ऊपर जाने में और आधा टाइम नीचे आने में। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, ओके। सेकंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं स्टूडेंट। सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है हमारा, देखिए ध्यान से। सेकंड इलस्ट्रेशन सिंपल सा है, एक टावर पर खड़े हो गए, मान लेते हैं जैसे हम बिल्डिंग पर खड़े होकर किसी बॉल को थ्रो करते हैं, किसी बॉल को फेंकते हैं हम, तो हमने क्या किया, एक बिल्डिंग जो एच हाइट ऊंची बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक बॉल को रिलीज करा। क्या किया, रिलीज किया। रिलीज करना और फेंकने में दोनों में डिफरेंस होता है स्टूडेंट। जैसे आप एक किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए और आपने एक बॉल को केवल रिलीज करा है, रिलीज करा मतलब केवल छोड़ा है, और फेंकना मतलब ऐसे फेंकना, आपने खुद ने भी थोड़ा फोर्स लगाया और फेंका, उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, बट रिलीज करने में केवल उसको छोड़ा जाता है। तो जैसे ही छोड़ते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। क्यों इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि रिलीज करते टाइम वो आपके हाथ में थी, और हाथ में थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका 0 है अभी, और जैसे आपने उसको छोड़ा है तो उस इंस्टेंट पर जिस पर आपने छोड़ा है उसको, उस इंस्टेंट पर उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे तक आने में। अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पर बोल दीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, ओके कितना टाइम लगेगा। और इसका फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं कि कितनी वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, इस वेलोसिटी v को भी निकाल लेते हैं, ओके स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। आइए सॉल्व करते हैं। बोलिए क्या करें इसके अंदर, ध्यान से देखिए क्या करें। टाइम निकालना है, अगेन टाइम निकालना है, ओके कौन से इक्वेशन लगाएं यहाँ पर, तो ये टाइम निकालना है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। और यहाँ पर तो 2 पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, इसको पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, तो और कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, ऊपर के डायरेक्शन को मान लो या फिर नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ठीक है। अभी ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, यहाँ पर भी ऊपर के डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है समझ में आया। टाइम निकालते हैं, सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at²। देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक आने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्टूडेंट्स, -h। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, -h। क्यों -h, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो इनिशियल से फाइनल गया है मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गया है, ऊपर से नीचे गया है तो डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और हुआ कितना डिस्प्लेसमेंट, h, क्योंकि जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतना ही नीचे गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, +g -g, अगेन -g, क्योंकि g की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड ली जाती है। कुछ भी करो आप, ऊपर से नीचे फेंको, नीचे से ऊपर फेंको, g की वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा एस विच इज़ माइनस एच, यू ज़ीरो है तो यू टी पूरा ज़ीरो हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, माइनस विल गेट्स कैंसल आउट और टी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी, टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2h, जी डिवाइड में जाएगा 2h अपॉन जी, और टी स्क्वायर है, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। इतना टाइम उस ऑब्जेक्ट को लगेगा अर्थ तक आने में। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप दे दे, वहाँ पर हाइट दे दे, मान लो हाइट दे दिया उसने 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर, तो h की वैल्यू रखे 10, g की वैल्यू रखें 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, रूट टू की वैल्यू हो जाएगी 1.414, 1.4 सेकंड लगेगा ऊपर से नीचे तक आने में, अगर 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है तो, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। दूसरा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी मतलब पॉइंट 2 पर फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें यहाँ पर, थर्ड लगा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसलिए लगाएंगे क्योंकि टाइम भी रखना पड़ेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। हम थर्ड लगाएंगे यहाँ पर। थर्ड क्या है इसकी स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, जो तो निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2as वैल्यूज़ पता है सारे रख दें। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो यू स्क्वायर हट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, -g, और s डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -h, माइनस से माइनस कट गया तो v की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट अर्थ को या ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू रखना है, ठीक है। आपने ध्यान से यहाँ पर देखा होगा, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती फाइनल वेलोसिटी। ये जो टाइम है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम डाउन द अर्थ के ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को, ये जो टाइम होता है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट हल्का या भारी है। पूछा जाता है कि एक फीदर लो, फीदर मतलब एक पंख लो, और एक कुछ भी ले लो, एक पत्थर ले लो, स्टोन ले लो, ठीक है। स्टोन भारी होता है और फीदर क्या होता है, हल्का होता है। ये पंख है, बिल्कुल हल्का होगा, बहुत हल्का होता है। दोनों को सेम हाइट से छोड़ा जाता है। कितनी हाइट से छोड़ा जाता है, सेम हाइट, मान लो h हाइट से छोड़ा जाता है। तो कौन पहले अर्थ को स्ट्राइक करेगा, कौन पहले अर्थ को स्ट्राइक करेगा, तो आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे, आप पाएंगे कि नहीं, पंख बाद में आता है, स्टोन पहले आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वहाँ पर अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को भी हम काउंट करते हैं, और हमसे फ़र्क नहीं पड़ता हम काउंट करें ना करें, प्रकृति के अंदर एयर है तो एयर का रेजिस्टेंस भी होगा। एयर के कारण ये पंख धीरे धीरे फ्लाई करता हुआ नीचे आता है और स्टोन डायरेक्टली आ जाता है। आप YouTube पर देखें, वहाँ पर कुछ अच्छे आपको वीडियोज़ मिलेंगे जिन्होंने वहाँ पर लैब के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया, पूरी तरह से वैक्यूम मतलब वहाँ से हवा को निकाल लिया गया, और फिर जब दोनों को एक साथ छोड़ा गया तो दोनों एक ही टाइम पर नीचे गिरे, ठीक है। अगर ये जो टाइम निकाला है ये वैक्यूम का टाइम निकाला है, अगर हवा नहीं होगी तो हल्का हो भारी हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही टाइम पर स्ट्राइक करेंगे, एक ही वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मास की कोई टर्म ही नहीं आ रही कि हल्का है भारी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन को भी हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम और लास्ट में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल एक 40 मीटर लॉन्ग टावर से, ठीक है, एक टावर एक बिल्डिंग है, 40 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप से एक 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया जाता है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो हमें ये पता लगाना है, जैसे इसको फेंकोगे 10 मीटर पर सेकंड से, ये इसकी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वापस लौट आएगा, ओके। इस तरह से इसका पाथ होगा ये, ओके। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट टकराएगा, इस वेलोसिटी v को भी कैलकुलेट करना है। आया समझ में। तो सबसे पहला काम करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, कौन से इक्वेशन को अप्लाई करें, ध्यान से देखें, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स आएंगे। पहला पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए, ये इनिशियल पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँचा तो मालूम है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पॉइंट को मान लीजिए 2 पॉइंट,
और जब नीचे आ जाएगा तो इस पॉइंट को मान लीजिए 3 पॉइंट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये बात तो क्लियर है कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में लगाना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएं? सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपको समझ में आएगा क्यों लगाया हमने सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जब भी इक्वेशन लगाएं डायरेक्ट इक्वेशन पे स्ट्राइक ना करें, पहले उस डायरेक्शन को एज्यूम करें पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मान लेते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन को हम कौन सी मानते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जो क्वांटिटीज़ ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रही है वो सारे पॉजिटिव लेंगे, और जो क्वांटिटीज़ नीचे की तरफ है उनको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखें, ये सेकंड इक्वेशन लगाया, कौन कौन से पॉइंट के बीच में लगाया? 1 और 3 के बीच में। तो केवल पॉइंट 1 और 3 को देखें, ये ना देखें कि पार्टिकल कैसा गया आपका। पॉइंट 1 पे यहाँ पे था पार्टिकल, पॉइंट 3 पे यहाँ पर चला गया, तो एक तरह से गया तो नीचे ही है ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये, तो 40 मीटर तो नीचे गया ना, ठीक है। ध्यान रखिए जब भी इक्वेशन लगाना तो आपको ये नहीं देखना उसका पाथ कैसा है कि ऊपर भी गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल 1 और 3 पॉइंट के बीच में लगा रहे हो तो केवल 1 को देखो और 3 को देखो, 2 को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 पॉइंट पर यहाँ पर था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यहाँ पर वापस गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? नीचे की तरफ 40 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ -40। आया समझ में? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को क्या माना है हमने? नेगेटिव, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट 1 पे वेलोसिटी कैसी? ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, तो इसको लेंगे 10। टाइम तो कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू माइनस जी और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 टी स्क्वायर। आ रहा समझ में? जी की वैल्यू कितने लिए हमने? 10 लिए, ठीक है। जी की जगह रखा 10, 2 से 10 को काट देंगे 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -40 10t माइनस 5t स्क्वायर। पूरे इक्वेशन में 5 का डिवाइड लगा दें तो -8, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 टी स्क्वायर। इसको उधर ले जाएं तो थोड़ा सिस्टमेटिक बन जाएगा, टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -40 + 2t -8 इज इक्वल टू 0, ओके। 4 और 2 ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 देते हैं और प्लस माइनस करने पर -2 देते हैं। 2 के पेयर बनाएं, कॉमन निकालें, t -4 यहाँ से कॉमन निकाले 2, यहाँ पे बचेगा t -4, तो पहला ब्रैकेट आएगा t -4 और दूसरा ब्रैकेट आएगा t + 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दे, t -4 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, ओके। और यहाँ पर t + 2 को भी 0 के इक्वल पुट करें तो t की वैल्यू आएगी -2 सेकेंड। पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेकेंड, जो कि हमारा आंसर है। इसका मतलब इस पार्टिकल को 1 से तो 3 तक आने में, मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड का टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, इस पार्टिकल ने कितनी हाइट अटेंड किया? ध्यान से देखें, अगर आपको ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, आपको यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट पता है कि 40 मीटर से फेंका था। 40 मीटर से कितना और ऊपर गया? अगर आप ये हाइट निकाल लें किसी तरह से, ये वाली हाइट, इस हाइट में 40 को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड। आपको क्या करना है? आपको स्टूडेंट्स ये वाली हाइट निकालना है। कौन सी हाइट? ये वाली हाइट। इस h हाइट को निकाल लें आप, और इस h में 40 को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, ओके। अब इस हाइट को निकालने के लिए ध्यान से देखें, इस नीचे वाले पोर्शन को भूल जाएं। ये वाला आप कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इस नीचे वाले पोर्शन को पूरा भूल जाएं। मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर बताया था हमने कि किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है तो वापस ऐसा घूम के वापस ऐसा आ जाता है अर्थ पे, है ना। तो कितनी हाइट अटेंड करता है, ये हाइट निकालने का हमने फॉर्मूला भी निकाला था। ये फॉर्मूला कितना होता है? h का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, h का फॉर्मूला निकाला था u²/2g, u²/2g। और इन फॉर्मूलेस के अंदर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये h निकाल सकते हैं। u कितना है स्टूडेंट्स? u है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 2g की वैल्यू 10 और 10, ओके। 2 से 10 कट जाएगा 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। ये h की वैल्यू आ गई 5, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? मैक्सिमम हाइट 40 + 5, मैक्सिमम हाइट
अटेंड बाय पार्टिकल 40 + 5, ये 5 एक्स्ट्रा वाली ऊपर जो गई थी, तो आंसर इज 45 मीटर। दिस इज आवर आंसर। आया समझ में आपको? इसलिए हमने इसको क्या करा, 2 पार्ट में तोड़ लिया, नीचे वाले पार्ट को अलग कर लो, ऊपर वाले पार्ट के लिए तो हमने लगाया था, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ओके, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मतलब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में कौन सा इक्वेशन लगा दे, फर्स्ट लगा लें, फर्स्ट इक्वेशन लगा लें पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 के बीच में, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 पर वेलोसिटी पता है और पॉइंट नंबर 3 के ऊपर निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन होता है v = u + at। आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए कि 1 से 3 तक आने में कितना टाइम लगा। इस जो थर्ड क्वेश्चन है इसको पहले नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि पहले करते हैं तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि टाइम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम कितना है, 4 सेकंड, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 + 10 - 10 + 10, क्योंकि ऊपर की तरफ है। a की वैल्यू -g लेंगे क्योंकि g नीचे की तरफ है, और g की वैल्यू कितनी होगी, 10, और टाइम कितना होगा स्टूडेंट्स, टाइम का वैल्यू होगी 4 सेकेंड। सोल्व करें तो 10 - 40 और वेलोसिटी आ गया -10 - 40 विच इज़ -30 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आया स्टूडेंट्स -30 मीटर पर सेकेंड। आप बोले कि माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब है माइनस का, माइनस ये बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब है। और नेगेटिव कब होती है, नेगेटिव ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है, देखो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, और नीचे की तरफ हमने क्या माना, नेगेटिव माना है। तो जो आंसर निकाला है वो आंसर ऑटोमेटिकली विद साइन आ गया है, और ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है। ओके, नीचे है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या माना, नेगेटिव। तो नेगेटिव केवल ये बता रहा है कि वेलोसिटी नीचे, तो 30 मीटर पर सेकेंड से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के ऊपर, जबकि फेंका था उसे 10 मीटर पर सेकंड से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया, मोशन अंडर द ग्रेविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से थ्योरी लिखिए, इन क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज करिए।